नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 16 दिसंबर 2012 की। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन उस दिन एक ऐसी वारदात होती है जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उस रात एक चलती हुई बस में एक 23 साल की मासूम लड़की के साथ 6 अनजान दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जी हां दोस्तों, हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं और संभव है कि आपने इस केस के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इस केस की कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा। और आप ये भी जानेंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा गया दरिंदा आज किस हालत में है और उसी नाबालिग दरिंदे की 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन देने के पीछे की क्या कहानी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 10 मई 1990 दिल्ली में जन्मी निर्भया अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। निर्भया पढ़ाई में काफी तेज थी और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो फिजियोथेरेपी का कोर्स ज्वाइन करती हैं और काफी अच्छे अंकों के साथ वो डिग्री भी हासिल कर लेती हैं। लेकिन किसे पता था कि दूसरों का दर्द मिटाने वाली निर्भया अब खुद ही दर्द में जाने वाली है। आपको बता दे, जब ये घटना घटी थी तब निर्भया फिजियोथेरेपी की ही इंटर्नशिप कर रही थी। बात है 16 दिसंबर 2012 की। दिन रविवार, छुट्टी होने के कारण निर्भया अपने एक दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे के साथ मूवी देखने जाती हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे 2012 में आमिर खान की एक बहुत ही प्रचलित मूवी तलाश सिनेमा हॉल में लगी हुई थी। इसलिए निर्भया और उसका दोस्त दोनों तलाश मूवी देखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पीवीआर सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मूवी हॉल हाउसफुल होने के कारण उन्हें तलाश मूवी का टिकट नहीं मिल पाता है। फिर वो दोनों एक दूसरी मूवी लाइफ ऑफ पाई की टिकट लेके देखते हैं। शाम की मूवी देखने के बाद निर्भया और पांडे दोनों मॉल के बाहर ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। दिसंबर की ठंड होने के कारण उन्हें ऑटो मिलना मुश्किल हो रहा था और अगर कोई ऑटो मिल भी रही थी तो वो मीटर से जाने के बजाय मुंह मांगी कीमत मांग रहे थे। कुछ देर बाद ही एक ऑटो वाला मिलता है, लेकिन वो इन दोनों को मुनिरका बस स्टैंड तक ही ले जाने के लिए राजी होता है। वहीं पांडे और निर्भया सोचते हैं, इससे पहले कि ठंड और बढ़ जाए हम मुनिरका बस स्टैंड तक ही चले जाते हैं और फिर वहीं से किसी बस को लेके आगे का सफर तय कर लेंगे। बस स्टैंड पहुंचने के बाद वो दोनों कुछ देर इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मंजिल की बस नहीं मिल रही होती है। लेकिन जब रात के करीब 9:30 बज रहे होते हैं तभी एक काले शीशे वाली सफेद रंग की बस वहां आती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए उनसे पूछता है कि कहां जाना है। सामने से पांडे बोलता है, द्वारका। बस वाला कहता है कि ये बस भी वहीं जा रही है। फिर निर्भया और उसका दोस्त भी इसी बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठने के बाद वो दोनों देखते हैं कि बस में 3 और सवारियां बैठी हुई हैं, तो वो दोनों निश्फिक्र होकर साथ ही बैठ जाते हैं। बस में एक लड़का उन दोनों से टिकट के पैसे भी लेता है, लेकिन टिकट मांगने पर वो उनसे बदतमीजी करने लगता है। उन दिनों दिल्ली में बस वालों का ऐसा बर्ताव एक आम बात थी, इसलिए वो दोनों बिना बहस करे शांति से अपनी मंजिल आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय तक तो बस अपने सही रूट पर चलती रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर बस को एक सुनसान वाले रास्ते डाइवर्ट कर देता है। जैसे ही निर्भया के दोस्त को इसका एहसास होता है, वो ड्राइवर से पूछता है कि भैया, ये कहां ले जा रहे हो। इस सवाल का सही जवाब देने के बजाय बस का दूसरा स्टाफ निर्भया के दोस्त से ही लड़ने लगते हैं और कहते हैं, तुम लोग इतनी रात में अकेले क्या कर रहे थे। दोस्तों, जब निर्भया और उसका दोस्त बस में घुसे थे तब उन्होंने देखा था कि बस के स्टाफ के साथ पैसेंजर सीट पर 3 और लोग बैठे हुए थे। लेकिन अब उन्हें यह साफ हो जाता है कि पैसेंजर सीट पर बैठे वो 3 व्यक्ति पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टाफ के ही साथी थे। बस के सभी 6 लोग मिलके निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। निर्भया का दोस्त जैसे ही उन्हें जवाब देता है, वो सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं। पहले तो वो उसे लात और घूंसों से मारते हैं। फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस में इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रॉड से पांडे के सिर पर दे मारता है। जैसे ही उन्हें यह समझ आता है कि उसका दोस्त अब बेहोश हो चुका है, फिर उन घिनौने दरिंदों की नजर निर्भया पर पड़ती है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। वो लोग निर्भया को खींचकर बस के पीछे वाली खाली जगह पर लेके जाते हैं। फिर वो सभी 6 लोग एक एक कर निर्भया के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं जिसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता है। ये सिलसिला करीब 2 घंटों तक चलता रहता है और उसी बीच रास्ते में कई सारे पुलिस स्टेशन भी पड़ते हैं और कई बार पुलिस की गाड़ी भी उस बस के बगल से गुजरती है, लेकिन कोई भी उस बस को नहीं रोकता।
वैसे अकेले 6 लोगों से लड़ना निर्भया के लिए असंभव था, लेकिन फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उन 6 हैवानों से लड़ती रही। और बाद में हुए खुलासों से यह भी पता चलता है कि 6 में से 3 दरिंदों पर वो नाखूनों से कई वार करती है और उन्हें नोचने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो बचने में असफल रहती है। जब उन दरिंदों का मन भर जाता है तो वो सारे प्लान करते हैं कि निर्भया को बस से फेंककर उसे कुचल देंगे, ताकि ये घटना एक एक्सीडेंट का रूप ले ले। लेकिन इससे पहले उन्हें पांडे को भी ठिकाने पर लगाना था, इसलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त के सिर पर वही लोहे की रॉड से मारा जाता है। बस से बाहर फेंकने से पहले वो दरिंदे इन दोनों के कपड़े और मोबाइल फोन्स भी लूट लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे। उन लोगों ने निर्भया के दोस्त को जान से मारने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। इसी वजह से उसका दोस्त होश में आते ही मदद के लिए गुहार लगाने लगता है, लेकिन रास्ते चलते लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हालांकि एक अनजान आदमी इन दोनों को बुरी हालत में देखकर पुलिस को फोन करता है और जल्द ही पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और दोनों को सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करती है। निर्भया के साथ कितनी दरिंदगी हुई थी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी आंतें बाहर निकल चुकी थीं, बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था और उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई थी। निर्भया की इसी स्थिति को देखते हुए तत्काल ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालत इतनी गंभीर थी कि निर्भया को वेंटिलेशन सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। धीरे धीरे मीडिया के जरिए ये मामला पब्लिक तक पहुंच ही जाता है और जब लोग निर्भया के साथ हुई घटना की कहानी सुनते हैं तो जनता गुस्से से भर जाती है। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और साथ ही लोग जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप ले लेता है। साथ ही लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआएं मांगने लगते हैं, लेकिन निर्भया की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी। आने वाले 3 दिनों तक निर्भया की 5 सर्जरीज होती है, लेकिन फिर भी निर्भया की हालत बिगड़ती ही चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार के द्वारा देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जाती है और निर्भया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इतनी सुविधाओं के बावजूद भी निर्भया की स्थिति नहीं सुधर पाती है और उसके शरीर का तापमान 103 डिग्री तक चला जाता है और साथ ही उसके शरीर में इन्फेक्शन भी बढ़ता चला जाता है। 26 दिसंबर 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है और निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल सिंगापुर एयर एम्बुलेंस से भेजा जाता है। 22 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर तत्काल ही उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन यहां आते ही उसकी हालत और भी खराब होने लगती है और फिर 19 दिसंबर को सुबह 4:45 पर निर्भया हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। निर्भया के मौत के बाद उसके शव को दिल्ली लेके आया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर सीसीटीवी फुटेज की मदद से दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और इसी के आधार पर सबसे पहले वो बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राम सिंह, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसके साथ ही 26 साल की उम्र का उसका भाई मुकेश सिंह भी था, जो कि राजस्थान का रहने वाला था। और पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था, जो एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर था। इसके अलावा 19 साल के पवन को भी हिरासत में लिया गया, जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और उत्तर प्रदेश से हुई थी, जबकि 6वें अपराधी को पुलिस ने यूपी के पढ़ायू से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस 6वें अपराधी का नाम नहीं बताया गया था, क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान वो सिर्फ 17 साल का था और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो अभी एक नाबालिग था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग लड़के का नाम मोहम्मद अफरोज है। इसके अलावा पुलिस ने एक 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था, जो कि बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। दोस्तों, इन सभी अपराधियों की कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात ये सभी पार्टी करने के मूड से ही निकले थे। ये लोग शराब और खाने पीने की चीजें बस में भर लेते हैं और शिकार की तलाश में बस लेकर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, एक बात आप शायद ही जानते होंगे कि निर्भया को शिकार बनाने से पहले
उन लोगों ने उसी दिन एक 35 साल के रामादीर सिंह को भी सवारी बनाकर पहले तो बस में बैठाया, फिर उसके पैसे और मोबाइल लूटकर उसको बीच रास्ते ही उतार दिया। हालांकि रामादीर इस लूट की शिकायत पास से गुजर रहे पुलिस वाले को भी देते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला रामादीर की बातों को नजरअंदाज कर शिकायत नहीं लिखता है। संभव था कि अगर पुलिस उस कंप्लेंट को सीरियसली ले लेती तो इतना बड़ा हादसा होने से शायद रुक जाता, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। पहचान होते ही उन पर मामला दर्ज कर दिया जाता है और फिर आगे की कार्यवाही शुरू होती है। मामले की सुनवाई के दौरान ही 11 मार्च 2013 को निर्भया केस का प्रमुख अपराधी राम सिंह तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर लेता है और जो नाबालिग अपराधी था उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है और बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार और मर्डर समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन चारों को मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ जाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं और फिर 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए फांसी के फैसले को बरकरार रखती है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और फिर 3 साल के बाद 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इन सब के बावजूद भी वो हाथ पैर मारना नहीं छोड़ते और अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और अंत में सारे दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है और फिर सुबह के 6 बजे मेडिकल टीम के द्वारा उन चारों को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, चारों अपराधियों को तो फांसी दे दी जाती है और एक ने तो पहले ही आत्महत्या कर ली थी, लेकिन बचे 8 का क्या हुआ? जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 8 अपराधी नाबालिग था और इसलिए उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली और उसे सुधार गृह भेज दिया गया था। 3 साल की सजा पूरी करने के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बहुत ही गुप्त तरीके से नई जगह पर भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफरोज को नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है ताकि वो बाकी की जिंदगी टेलर का काम करे और नई जिंदगी बिता सके। फिलहाल अफरोज अभी कहां रहता है, इस बात की जानकारी किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि देश के कानून के अनुसार नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। इस खबर के बाहर आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्भया के साथ सबसे ज्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था और बदले में इसे ही छोड़ दिया गया। एक और बात, दुनिया इस केस को निर्भया के नाम से जानती थी, लेकिन किसी को भी निर्भया का असली नाम नहीं मालूम था। इसकी वजह यह थी कि भारतीय कानून के अनुसार बलात्कार पीड़िता की असल पहचान जाहिर करना गैर कानूनी है। इस कारण इस लड़की को तब मीडिया ने निर्भया और दामिनी जैसा नाम दिया था। मगर कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर विक्टिम के माता पिता या परिवार वाले चाहे तो वो अपनी इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया में बयान दिया कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस कारण उसकी पहचान छिपाने पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस तरह से उन दरिंदों का मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से आगे बात करते हुए अपनी बेटी का असल नाम बताया था। दोस्तों, हमारी इस कहानी की निर्भया का असल नाम ज्योति सिंह था। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी बहादुर बेटी निर्भया के लिए कमेंट करें। ओम शांति।